Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mubashir Khan and you are watching BioDot. Today topic of our discussion will be carbohydrates. In this topic we will discuss different aspects of carbohydrates. In this topic we are going to discuss different characteristics, properties and general overview of carbohydrates. और अपनी आसानी के लिए हमने ये जो हमारा टॉपिक है आज का कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हमने 4 टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया है. द फर्स्ट one will be definition and introduction. In the first part of this presentation or in this lecture we will going to discuss the definition, introduction of carbohydrates. Then we will move towards properties. After discussing different properties of carbohydrates we will move toward classification, and in last we will discuss biological significance of carbohydrates. So let's start with the introduction. When someone can ask you about the definition of carbohydrates, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones. This is the simplest definition of carbohydrates. अब इसके जो definition है इसके अंदर 2 इसके parts हैं. एक है polyhydroxyaldehyde और कीटोन, यानी कि पहला जो इसकी डेफिनेशन में समझने वाली 2 चीज़ें हैं, एक पॉलीहाइड्रोक्सी है और दूसरा एल्डिहाइड और कीटोन है. पॉलीहाइड्रोक्सी किसे कहते हैं? पॉली कहते हैं मैनी को, हाइड्रोक्सी निकला है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से. OH ग्रुप जो होता है उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है. तो कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हों, यानी कि OH ग्रुप मौजूद हो और उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है. यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की इस डेफिनेशन से आपको कार्बोहाइड्रेट्स की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज भी पता चल रही हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर जो बहुत ज़्यादा तादाद में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद होंगे और उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो या तो एल्डिहाइड होगा और या कीटोन होगा, उन कंपाउंड्स को आप कार्बोहाइड्रेट्स कह देते हैं. ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन भी है, इसका इंट्रोडक्शन भी है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स आर कीटोन्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर ज़्यादा तादाद में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद होंगे और उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो या तो एल्डिहाइड होगा और या फिर कीटोन होगा. ये इसकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन. अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, इसकी मज़ीद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिटेल में देखें तो हमें पता चलता है कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ है? कि हाइड्रेट्स हैं. हाइड्रेट्स कहते हैं कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर पानी की मदद से मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में जुड़े हों या दूसरे कंपाउंड से जुड़े हों, वो आपके पास हाइड्रेट्स आ जाते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इनके अंदर अब इससे आपको 3 बातें और पता चल रही हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे. कार्बन होगी, हाइड्रोजन होगा और उसके साथ साथ ऑक्सीजन मौजूद होगी. कोई भी कार्बोहाइड्रेट आप देखेंगे, जब उसका आप स्ट्रक्चर आप स्टडी करेंगे तो उसके अंदर 3 पार्ट्स होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. और वो हाइड्रेट्स होते हैं यानी कि वो वाटर की मदद से, पानी की मदद से ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े होते हैं और दूसरे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स से जुड़े होते हैं. अब हमें ये चीज़ समझ आ गई कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अंदर कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इनकी आपस में रेशियो क्या है. यानी कि कोई भी आप जब बात करते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड की तो उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं और मुख्तलिफ एलिमेंट्स एक ख़ास प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं. जिस तरह से वाटर है, पानी है, आप उसको देखते हैं उसका केमिकल फार्मूला क्या है? H2O. अब इसके फार्मूले से आपको पता चलता है कि पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं और 1 ऑक्सीजन मौजूद है. ये उसकी प्रोपोर्शंस है एलिमेंट्स की. तो इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला है. एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है किसी भी कंपाउंड का या किसी भी बायोमॉलिक्यूल का, वो आपको बताता है कि इस मॉलिक्यूल या इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और कितनी रेशियो में मौजूद हैं. वो आपको ये नहीं बताता कि एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, बल्कि वो ओवरऑल एक आपको प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स उसमें बता देता है. तो कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला देखें तो वो है CH2O और ब्रैकेट के बाहर N है. अगर आप इस एम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर गौर करें तो आपको एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि जो हाइड्रोजन की तादाद होती है किसी भी कार्बोहाइड्रेट में वो हमेशा डबल होती है ऑक्सीजन के.
जिस तरह से पानी के अंदर, वाटर के अंदर आप देखते हैं फार्मूला होता है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी हाइड्रोजन जो होंगे वो हमेशा ऑक्सीजन से डबल होंगे। अगर कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर 10 ऑक्सीजन है तो उसके अंदर अंडरस्टूड है कि 20 हाइड्रोजन होंगे, और कार्बन की जो तादाद है वो मुख्तलिफ हो सकती है। वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें 3 कार्बन एटम भी हैं, 4 वाले भी हैं, 5, और इसी तरह से चलते चलते हज़ारों कार्बन भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर पाए जा सकते हैं। तो ये इसका फार्मूला हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला। अगर कार्बोहाइड्रेट्स का देखें तो वो CH2ON है, जिसमें कार्बन की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। हाइड्रोजन जो है वो हमेशा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 होगी, यानी कि हाइड्रोजन हमेशा रेशियो में ऑक्सीजन से डबल पाए जाएंगे। उसके बाद अगर इसका देखेंगे, नोन एज सैकरॉन इन बायोकेमिस्ट्री। अब जो बायोकेमिस्ट्री आप जैसा कि जानते हैं, इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। तो बायोकेमिस्ट्री में अगर आप देखें कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है सैकरॉन। सैकरॉन जो हमारे पास ये वर्ड है बायोकेमिस्ट्री में जो इसके लिए यूज़ होता है, ये किधर से आया है? डिराइव्ड फ्रॉम सैक्रम ऑफिसिनेरम। सैक्रम ऑफिसिनेरम अगर आप देखें, सैक्रम ऑफिसिनेरम, तो ये एक बोटेनिकल नेम ऑफ शुगर केन। शुगर केन कहते हैं गन्ने को, और बोटेनिकल नेम यानी कि उसका साइंटिफिक नेम जो है शुगर केन का, गन्ने का, कमाद का, वो है सैक्रम ऑफिसिनेरम। उसी सैक्रम ऑफिसिनेरम से इसका वर्ड जो आया है सैकरॉन। सैक्रम ऑफिसिनेरम, ये आगे चल के आपको कार्बोहाइड्रेट्स में सैकराइड्स और ये इससे मिलते जुलते वर्ड नज़र आएंगे। तो ये ड्राइव्ड हुए हैं सैक्रम ऑफिसिन। इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ, तो here classification means types of carbohydrates. What are different types of carbohydrates? So when we classify carbohydrates, we can see there are 3 prominent types of carbohydrate. The first one is monosaccharide. Monosaccharide is the combination of 2 words. Mono mean one and saccharide mean sugar. यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें सिर्फ एक यूनिट होगी शुगर की, उसको आप मोनोसेक्राइड कहेंगे। द सेकेंड वन इज ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो मीन्स फ्यू एंड सेक्राइड मीन्स शुगर्स। इट्स मीन्स दैट सच अ कार्बोहाइड्रेट इन विच not more than 20 subunits of sugars are present is known as oligosaccharides. And the third one is polysaccharides. Poly mean many and saccharides mean sugars. It means that such a carbohydrate in which more than 20 subunits of sugars are present is known as polysaccharides. So it is an overview of classification of carbohydrates. Now we will one by one discuss the different types of carbohydrates. First one is monosaccharide. Monosaccharides, as we discussed earlier, that mono means single and saccharides mean sugar. तो ये monosaccharides एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो सिंगल कार्बोहाइड्रेट होती, सिंगल यूनिट होती है किसी भी शुगर की। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके बहुत सारे ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको दूसरे शुगर से प्रोमिनेंट बनाते हैं। So first characteristic of monosaccharide is it is basic unit and it is a simpler sugar. बेसिक यूनिट का मतलब ये है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वो ओलिगोसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड्स हैं, उनके अंदर जो बेसिक यूनिट होती है वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं। यानी कि वो जिस चीज़ से मिलकर बने होते हैं वो सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं। और ये सिंपलर शुगर्स हैं, सबसे छोटे शुगर्स हैं, इनसे छोटा कोई शुगर या कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं है। अगर तो ऑल अदर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कम्बिनेशन ऑफ 2 or more मोनोसेक्राइड्स। तो जितने भी हम इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमने क्लासिफिकेशन में जैसे एक ओवरव्यू देखा, ओलिगोसेक्राइड हैं और पॉलीसेक्राइड हैं, तो उसके अंदर जो ओलिगो और पॉलीसेक्राइड्स हैं वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं। दूसरा इनका करेक्टरिस्टिक है, दे कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। आप इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, आप इनको तोड़ नहीं सकते हैं। ब्रोकन डाउन और हाइड्रोलाइज का यहाँ पे मतलब ये है कि आप इनको तोड़ के छोटे शुगर्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि बाद में जो आने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हाइड्रोलाइज होंगे, उनसे सिंपलर शुगर्स बनेंगे, लेकिन जो मोनोसेक्राइड्स हैं इसको आप फर्दर ब्रेक डाउन इसकी नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, उसका कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, लेकिन वो फिर शुगर नहीं रहेगी, वो फिर सिंपलर एलिमेंट्स बन जाएंगे।
The third characteristic of the monosaccharide is their empirical formula. It is CH2ON, as we discussed earlier that the formula of carbohydrates. So it's similar, that is CH2ON. The fourth characteristic is they are colorless and water soluble. यानी कि जो भी मोनोसेक्राइड्स हैं दे आर कलरलेस, उनका कोई कलर नहीं होता. अगर आप उनको देखते हैं तो वो आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता. एंड दे आर वाटर सॉल्युबल, अगर आप उसको पानी में मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो पानी में मिक्स हो जाते हैं. उसके बाद है दे आर स्वीटर इन टेस्ट, उनका जायका जो होता है वो मीठा होता है. उसको आप मीठे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये बात बआसानी समझ आ जाएगी. उसके बाद है दे मे हैव 3, 4, 5 और 6 कार्बन एटम्स. जो मोनोसेक्राइड्स हैं उसके अंदर जो कार्बन एटम्स की तादाद होती है वो कम से कम, जो सबसे छोटा मोनोसेक्राइड है उसके अंदर कार्बन एटम कितने होते हैं? 3. और जो सबसे बड़ा मोनोसेक्राइड है उसके अंदर कार्बन एटम 6 होते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मोनोसेक्राइड्स आर 6. There are not more than 6 carbon atoms present in any monosaccharide, and the smallest monosaccharide in which carbon atoms are, number of carbon atoms are 3. एक और इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि the name end with O's. जितने भी मोनोसेक्राइड्स होंगे उनका नाम हमेशा किस पे एंड होगा? O's के ऊपर एंड होगा. ठीक है, उसके नाम जो है वो OSE उसके आखिर में आता है. तो अगर आप इसके एग्जांपल्स की बात करें मोनोसेक्राइड्स की, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, तो उसमें एग्जांपल्स आर एरेथ्रोज. ये एक मोनोसेक्राइड है जिसके अंदर 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो एरेथ्रोज है. उसके बाद है राइबोज, ये भी एक मोनोसेक्राइड है जिसके अंदर 5 कार्बन एटम होते हैं. ग्लूकोज है जिसके अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं. और इसी तरह से फ्रक्टोज है, उसके अंदर भी 6 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं. तो ये तो एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे मोनोसेक्राइड्स के. हम इसके बाद हम चलते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की तरफ. ओलिगोसेक्राइड्स, जैसा कि हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर. यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर फ्यू सब यूनिट्स ऑफ सिंपलर शुगर्स आर प्रेजेंट, और फ्यू सब यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ओलिगोसेक्राइड. अब इसके इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो इसका जो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है वो है दे आर शुगर पॉलीमर्स. पॉली कहते हैं मैनी को, मर्स कहते हैं यूनिट को. यानी कि ऐसा शुगर जिसके अंदर मोनोसेक्राइड्स की मल्टीपल यूनिट्स मौजूद हों, और मोनोसेक्राइड की मल्टीपल यूनिट्स मौजूद हों उसको आप ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं. अब जो ओलिगोसेक्राइड्स है इसके बारे में जो खास बात है याद रखने वाली वो ये है कि दे आर शॉर्ट चेन्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स. यानी कि ये बहुत बड़ी चेन्स नहीं होती हैं. इनके अंदर जो मोनोमर्स होते हैं, जो इनके अंदर यूनिट्स होती हैं जिनसे मिलकर ओलिगोसेक्राइड बनता है, वो शॉर्ट चेन्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती. और इनकी जो नंबरिंग है वो कितने होते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स में 20 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट नहीं होते. अगर 20 से ज़्यादा हैं तो वो फिर ओलिगोसेक्राइड्स नहीं कहलाएंगे, और अगर 20 से ज़्यादा है तो फिर वो दूसरी क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स के चले जाते हैं. अब इसके अंदर जो 2 यूनिट्स होती हैं या मोनोसेक्राइड्स की यूनिट्स होती हैं ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर, दे आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बांड. उनके दरमियान जो बांड होता है 2 सब यूनिट्स के दरमियान, वो ग्लाइकोसिडिक बांड होता है. यानी कि जिस तरह से आप देखेंगे आगे आप पढ़ेंगे प्रोटीन्स जो हैं उनके अंदर पेप्टाइड बांड मौजूद होता है. इसी तरह मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ बांड्स होते हैं. तो 2 शुगर्स के दरमियान जो बांड होता है ओलिगोसेक्राइड में या पॉलीसेक्राइड्स में, उस बांड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बांड. उसके बाद है दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, यानी आप इसको ब्रेक डाउन इसकी कर सकते हैं. जाहिर है कि जब इसके अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स शुगर्स की मौजूद हैं, आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे जब, तो ये आपको बहुत ज़्यादा, या जितने भी इसके अंदर सब यूनिट्स हैं उसके अंदर ये डिवाइड हो जाएगा. यानी कि अगर एक ओलिगोसेक्राइड सपोज करें जिसके अंदर 20 सब यूनिट्स हैं मोनोसेक्राइड्स की, तो जब आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके पास 20 मोनोसेक्राइड्स आ जाएंगे. उसके बाद है डाइसेक्राइड्स आर मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड्स. जो ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर डाइसेक्राइड्स हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा मिकदार में वो पाए जाते हैं. डाई का मतलब होता है 2 और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर. यानी कि ऐसे ओलिगोसेक्राइड्स जिसके अंदर 2 सब यूनिट्स होती हैं मोनोसेक्राइड्स की, उसको डाइसेक्राइड्स कहते हैं. और डाइसेक्राइड्स आर मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड. उसके बाद
अगर इसकी एग्जांपल की हम बात करते हैं, डाइसैकराइड हमने बात की कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ओलिगोसैकराइड हैं, तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो वो क्या है, सुक्रोज इसकी एक एग्जांपल है। सुक्रोज क्या है, नेचुरली अकरिंग डाइसैकराइड, यानी कि कुदरती तौर पे पाया जाने वाला एक ओलिगोसैकराइड है, जो कि जिसके अंदर 2 सब यूनिट्स होती हैं मोनोसेक्राइड्स की। और सुक्रोज कहते हैं जो आपकी सिंपलर शुगर होती है, जिसको आप घर में इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने के लिए, चीनी के तौर पे जो इस्तेमाल होती है, ये सुक्रोज होती है। इसके अंदर 2 सब यूनिट्स होती हैं मोनोसेक्राइड्स की, और वो 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। ये दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं 6 कार्बन एटम्स के। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, आपस में बांड बनाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बांड, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो ओलिगोसेक्राइड आता है वो है सुक्रोज। उसके बाद है ओलिगोसेक्राइड्स विद मोर देन 3 सब यूनिट्स डू नॉट अकर फ्रीली इन नेचर, यानी कि ऐसे ओलिगोसेक्राइड्स जिसके अंदर 3 से ज़्यादा सब यूनिट्स मौजूद हों, वो कुदरती तौर पे नहीं पाए जाते हैं। उसको आप लेबॉर्ट्री में कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, सिंथेटिक होती हैं वो, लेकिन नेचुरली नहीं मौजूद होते। उसके बाद अनहाइड्रोलाइसिस यील्ड्स मोनोसेक्राइड्स की वही बात है जो हम पहले कर चुके हैं कि जितने भी ओलिगोसेक्राइड्स हैं जब आप उसकी ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो मोनोसेक्राइड्स होंगे। तो ये तो हो गए। अब इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स, तो सबसे जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है जो एवरीडे यूज होती है वो है सुक्रोज। सुक्रोज जैसा अभी हमने बात की, क्या है, कॉमन शुगर है, चीनी है, जिसके आप घरों में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। ये एक डाइसैकराइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यहाँ पे हमने इसकी अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो एक ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है, दोनों 6 कार्बन एटम्स के हैं, और यहाँ पे इनके दरमियान एक ग्लाइकोसिडिक बांड मौजूद है। ये ग्लाइकोसिडिक बांड इन दोनों मोनोसेक्राइड्स को आपस में जोड़ता है, और जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो क्या है, सुक्रोज। इसी तरह दूसरी एग्जांपल अगर हम इसकी देखते हैं वो है लैक्टोज। लैक्टोज इज अ डाइसैकराइड ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज भी एक ओलिगोसेक्राइड है जिसके अंदर 2 सब यूनिट्स होती हैं मोनोसेक्राइड्स की। एक है गैलेक्टोज, ये भी 6 कार्बन एटम का है, और दूसरा ग्लूकोज है। आपस में ग्लाइकोसिडिक बांड की मदद से आपस में जुड़ते हैं, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो है ओलिगोसेक्राइड, जो हमारे पास लैक्टोज होता है। बात अगर और एग्जांपल्स हम इसकी देखें तो है माल्टोज, भी ओलिगोसेक्राइड का एक डाइसैकराइड है, सब टाइप डाइसैकराइड है। माल्टोज इज अ डाइसैकराइड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। माल्टोज का भी आप नाम आगे सुनेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड है जिसके अंदर 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बांड की मदद से आपस में जुड़ के एक ओलिगोसेक्राइड बना देते हैं। इसके अलावा रेफिनोज एक एग्जांपल है इसकी, जो ट्राइसेक्राइड है, यानी कि इसके अंदर 3 यूनिट्स मौजूद होती हैं। इससे पहले जो एग्जांपल्स पढ़ी हैं हमने उसके अंदर 2 सब यूनिट्स थी, लेकिन रेफिनोज के अंदर 3 सब यूनिट्स होती हैं, और इसके अंदर जो सब यूनिट्स हैं वो एक है गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये तीनों आपस में ग्लाइकोसिडिक बांड्स की मदद से जुड़े हुए हैं। ये 3 हैं तो इनके अंदर 2 ग्लाइकोसिडिक बांड है। एक ग्लाइकोसिडिक बांड गैलेक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान है, और दूसरा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान है। तो ये 3 सब यूनिट्स भी मिलकर आपस में जो ओलिगोसेक्राइड बना रही हैं, इसका नाम होता है रेफिनोज। तो ये तो एग्जांपल्स होगी ओलिगोसेक्राइड्स की। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है अब हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। पॉलीसेक्राइड्स इज अ थर्ड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड poly is a combination of 2 words. Poly mean many, saccharides mean units, yes, sugars. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें शुगर्स की मल्टीपल यूनिट्स मौजूद हों, शुगर्स इन विच मोर देन 20 सब यूनिट्स ऑफ सिंपलर शुगर्स आर प्रेजेंट आर नोन एज पॉलीसेक्राइड। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, वो 1 by 1 करके हम सारे इधर डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीसेक्राइड इज दीज आर कम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल। कम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत बड़ा। जैसा आपने देखा ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वो शॉर्ट चेन्स थी, हमने बात की थी कि वो शॉर्ट चेन्स हैं, वो ज़्यादा कम्प्लेक्स, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। लेकिन पॉलीसेक्राइड्स जो हैं ये क्या हैं, कम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स। इनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में मोनोसेक्राइड यूनिट्स मौजूद होती हैं, वो सारी आपस में मिल के पॉलीसेक्राइड्स बनाती हैं, कम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अंदर मोर देन 20 मोनोसेक्राइड यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। अगर 20 तक होगा वो तो ओलिगोसेक्राइड की कैटेगरी में आ जाएगा। जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं उसके अंदर जो मोनोसेक्राइड्स की यूनिट्स हैं वो हमेशा कितनी होंगी, 20
यूनिट से ज़्यादा होंगी, 20 से अपवर्ड जितने ऊपर हो सकते हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आएंगे। कुछ पॉलीसेक्राइड्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर मोर देन 1000 सब यूनिट्स आर प्रेजेंट, यानी कि इससे पहले हमने ओलिगोसेक्राइड्स में देखा कि सिर्फ 20 सब यूनिट्स हैं, लेकिन पॉलीसेक्राइड्स में मोर देन 1000 सब यूनिट्स में बी प्रेजेंट। Like oligosaccharides in monosaccharides, monomer units in polysaccharides are linked by glycosidic bond। जिस तरह से ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर मोनोमर यूनिट्स के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था उनको जोड़ने के लिए, इसी तरह पॉलीसेक्राइड्स के अंदर भी जो शुगर सब यूनिट्स होती हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ी होती हैं। The fourth characteristic is they can be hydrolyzed. Like oligosaccharides, the polysaccharide can also be hydrolyzed, and on hydrolysis they yields monosaccharides। अगर एक पॉलीसेक्राइड है मसलन उसके अंदर 50 सब यूनिट्स हैं और जब आप उसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं, उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, तो आपके पास 50 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स बन जाएंगी और आप उनको मुख्तलिफ सोर्सेज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। पॉलीसेक्राइड्स में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। इसका मतलब यह है कि पॉलीसेक्राइड्स या तो लीनियर होंगे, एक ही रस्सी की तरह बहुत सारी सब यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से जुड़े होंगे और वो पॉलीसेक्राइड बनाएंगे, और दे आर अनब्रांच्ड, यानी कि उनके अंदर ब्रांचिंग मौजूद हो सकती है। उसके अंदर मुख्तलिफ, जिस तरह से आप देखते हैं एक दरख्त है उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, एक तना होता है सीधा और मुख्तलिफ उससे ब्रांचेस भी निकली होती हैं। तो ये इसी तरह से पॉलीसेक्राइड्स के साथ भी ये हो सकता है कि या वो ब्रांच्ड होंगे या फिर अनब्रांच्ड होंगे, यानी कि वो रस्सी की तरह बिल्कुल सीधे होंगे और मुख्तलिफ जो उसकी यूनिट्स हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं। इनका एक और जो करेक्टरिस्टिक है वो है दे आर नॉट स्वीटर इन टेस्ट। जिस तरह हमने मोनोसेक्राइड के केस में पढ़ा था कि दे आर स्वीटर इन टेस्ट, उनका जायका मीठा होता है। अनलाइक देम पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीटर इन टेस्ट, इनका जायका मीठा नहीं होता। एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर हल नहीं हो सकते। देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स ऑन द बेसिस ऑफ monosaccharide units present in them. The first one is homopolysaccharide and the second one is heteropolysaccharide. What are homopolysaccharide and heteropolysaccharide? We will discuss it in detail. Homopolysaccharides जो हैं वो क्या हैं? Homopolysaccharides are such polysaccharides in which all the monosaccharide units are same, यानी कि ऐसे polysaccharides जिसके अंदर तमाम यूनिट्स एक जैसी हों, वो सारे के सारे होमोपॉलीसेक्राइड्स कहलाते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, पॉलीसेक्राइड्स शुगर्स, यानी कि सेम शुगर्स मौजूद हो। फॉर एग्जांपल अगर एक पॉलीसेक्राइड है उसके अंदर ग्लूकोज मौजूद है तो 1000 यूनिट्स ग्लूकोज के ही हों, उसके साथ कोई फ्रक्टोज अटैच ना हो तो ये होमोपॉलीसेक्राइड कहलाएगा। अगर उसके साथ कोई और शुगर अटैच्ड है, मसलन ग्लूकोज है और उसके साथ 1000 ग्लूकोज है और 1 फ्रक्टोज है, तो फिर वो होमोपॉलीसेक्राइड नहीं होगा, वो दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर 1000 ग्लूकोज ही हैं, उसके साथ कोई और दूसरी शुगर अटैच नहीं है, तो वो फिर होमोपॉलीसेक्राइड्स होंगे। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो फर्स्ट एग्जांपल इसकी है स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ होमोपॉलीसेक्राइड, एक ऐसा पॉलीसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज सब यूनिट से मिलकर बनता है। एंड इट इज फाउंड इन ऑल द ग्रीन प्लांट्स इन विच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और वो उस खुराक को जो स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। और स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है जो और होमोपॉलीसेक्राइड है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की सब यूनिट्स मौजूद होती हैं। इसकी जो दूसरी एग्जाम्पल है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? इट इज़ अ पॉलीसेक्राइड विच इज़ प्रेजेंट विच इज़ फाउंड इन एनिमल्स। जो इंसानों समेत जितने भी जानदार हैं उनके अंदर जो खुराक स्टोर होती है वो किस शक्ल में होती है? ग्लाइकोजन की शक्ल में। इट इज़ अ पॉलीसेक्राइड और ये भी ग्लूकोज का ही पॉलीसेक्राइड है। इनमें डिफरेंस क्या है कि स्टार्च जो है वो पौधों के अंदर पाई जाती है और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। इसके बाद है सेलुलोज। सेलुलोज इसकी एक एग्जांपल है। इट इज़ आल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड इट इज़ प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। हमने, अगर आपको याद हो कि हम जो सेल का एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा होगा, उस सेल के स्ट्रक्चर में सेल वॉल एक मेन पार्ट होती है।
ठीक है, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है प्लांट फ्रॉम दी आउटर हार्श कंडीशंस। उसके अलावा पौधे की एक जो साइटोस्केलेटन है उसको मेंटेन रखता है। तो वो किस चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है तमाम ही प्लांट सेल्स के अंदर। तो ये जो एग्जांपल है होमोपोलीसेक्राइड्स क्या है, ऐसे पॉलीसेक्राइड्स जिसके अंदर तमाम सब यूनिट्स एक जैसे होते हैं। उसके एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। स्टार्च पौधों के अंदर पाया जाता है, इसी तरह ग्लाइकोजन एनिमल्स में और सेलुलोज प्लांट सेल्स में। अब इसकी अगर दूसरी टाइप हम देखें एग्जाम्पल, वो है हेट्रोपोलीसेक्राइड। हेट्रोपोलीसेक्राइड क्या है, ऐसे पॉलीसेक्राइड्स इन विच ऑल सब यूनिट्स आर नॉट सेम, यानी कि उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी सब यूनिट्स हैं वो सारे के सारे सेम ना हो। अगर एक पॉलीसेक्राइड है उसके अंदर 1000 सब यूनिट्स हैं, उन 1000 सब यूनिट्स में से 700 ग्लूकोज की हैं, 100 फ्रक्टोज हैं, 100 राइबोलोज हैं। इस तरह से अगर मुख्तलिफ सब यूनिट से मिलकर एक पॉलीसेक्राइड बना हुआ है तो वो हेट्रोपोलीसेक्राइड होगा। हेट्रोपोलीसेक्राइड के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो फर्स्ट वन इज पेप्टिडोग्लाइकेन, सेकेंड इज कॉन्ड्राइटिन और थर्ड वन इज हेपरिन। इसके अलावा भी बहुत सारी इसके हेट्रोपोलीसेक्राइड्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम एज एन एग्जांपल इन तीनों को पढ़ रहे हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, फाउंड ऑन आउटर सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। जितने भी आपके पास बैक्टीरिया होते हैं, आपने अगर सुना हो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो उनके अंदर जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो हम इसी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की मदद से करते हैं। तो ये एक ऐसी लेयर है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर पाई जाती है। उसके बाद एक कॉन्ड्राइटिन फाउंड इन कार्टिलेज अराउंड द जॉइंट्स ऑफ एनिमल्स। दूसरे जो हेट्रोपोलीसेक्राइड की एग्जांपल है कॉन्ड्राइटिन, वो मौजूद होती है एनिमल्स के अंदर। जो हमारे जॉइंट्स हैं, जो हमारे जोड़ होते हैं, वहाँ पे एक इलास्टिक बोन मौजूद होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं, और उस कार्टिलेज के गिर्द पॉलीसेक्राइड मौजूद होता है कॉन्ड्राइटिन। उसके अलावा हेपरिन इज प्रेजेंट इन द टिश्यूज ऑफ लिवर एंड लंग्स। एक ऐसा पॉलीसेक्राइड है जो कि एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है, और जो टिश्यू हमारे जो आर्गन्स हैं, लिवर, जिगर और हमारे जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उसके अंदर हेपरिन मौजूद होता है। तो ये एग्जांपल थी हेट्रोपोलीसेक्राइड की। अगर हेट्रोपोलीसेक्राइड और होमोपोलीसेक्राइड में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक के अंदर जो है वो सारे सब यूनिट्स एक जैसी होती हैं उनके अंदर, और दूसरा जो है उसके अंदर मुख्तलिफ सब यूनिट्स के कम्बिनेशन से एक पॉलीसेक्राइड बनता है, उसको आप हेट्रोपोलीसेक्राइड कह देते हैं। अब चले जाते हैं इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की तरफ। अब हम बात करते हैं इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। व्हाट इज बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि ये इतना ज़्यादा अहम क्यों है, क्यों इसको 4 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर इसको रखा गया है। 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स आपने देखे होंगे कौन से हैं, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं। तो और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्यों नहीं रखा गया बायोमॉलिक्यूल्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? सिर्फ इन चारों को क्यों रखा गया? तो उसकी कुछ वजूहत हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। द फर्स्ट वन इज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सोर्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर आपको याद हो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो आप देखते हैं कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। पौधों के अलावा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है, या कुछ बैक्टीरिया हैं उनके अलावा, जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकें। इंसानों समेत तमाम ही जानदार जिंदा रहने के लिए किसके ऊपर इन्हिसार करते हैं? पौधों के ऊपर। और वो पौधे क्या चीज़ बनाते हैं जिसके ऊपर तमाम जानदारों का इन्हिसार है? वो है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि वो ग्लूकोज की शक्ल में बनाते हैं अपनी खुराक, जो खुद भी इस्तेमाल करते हैं। उसी खुराक को आगे जो हर्बीवोर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और उन हर्बीवोर्स को इस्तेमाल करते हैं कार्निवोर्स, और इसी तरह से एक फूड चेन, फूड साइकिल चलता है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो इन्हिसार है डायरेक्ट, वो किसके ऊपर होता है? पौधों के ऊपर। और पौधों की बनाई हुई किस चीज़ के ऊपर? ग्लूकोज, जो एक कार्बोहाइड्रेट है। तो दीज आर सोर्स ऑफ एनर्जी। जितने भी जानदार हैं वो एनर्जी हासिल करने के लिए किसकी तरफ रुख करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। उसके अलावा एक सोर्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर आर सर्टन important elements
जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपने देखे होंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वो कितने हैं वो आपको पता होना चाहिए। और उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद हैं। और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें किससे मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। इसके अलावा हमारी बहुत सारी ऐसी फूड मटेरियल्स हैं जो कि पौधों से ही आती हैं और वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें। तो उसमें है जिस तरह से ये आप अगर देख सकें, इधर ओट्स हैं, ब्राउन राइस है, स्वीट पोटैटोज़ हैं, वाइट पोटैटो है, ब्रेड है, उसके अलावा बीन्स हैं, ग्रीन पीस हैं, मटर हैं। इसी तरह जितनी भी हमारी सब्जियां और हमारे पास फल आते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का एक ठीक ठाक हिस्सा मौजूद होता है, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, उससे हम अपनी एनर्जी हासिल करते हैं और उसके ज़रिए ही हम जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, ये भी हम उसी से हासिल करते हैं। उसके अलावा दे आर यूज्ड एज स्वीटनर एंड डाइटरी फाइबर्स। स्वीटनर्स किसे कहते हैं? मिठाई के, मिठास के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप रोज़मर्रा अपने घर में आप इस्तेमाल करते हैं शुगर को, चीनी को इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक कार्बोहाइड्रेट से बनती है। इसी तरह डाइटरी फाइबर्स हैं, आप अपनी ज़िंदगी, अब ज़िंदा रहने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो डाइट प्लान करते हैं उसके अंदर फाइबर्स का इंटेक एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। तो फाइबर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का एक अच्छा सोर्स होते हैं। उसके अलावा दे आर प्रेजेंट इन सेल वॉल एंड एक्सोस्केलेटन। जितने भी पौधे हैं आपके पास, जितने भी पौधे हैं, वो उनकी सेल वॉल जो होती है वो हमने पहले भी बात की कि वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। और सेलुलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, एक पॉलीसेकेराइड है। अगर यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकें तो जितने भी सेल वॉल है और उसके अंदर जो साइटोस्केलेटन मौजूद है वो सारे का सारा का सेलुलोज और इन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। तो दिस इज बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा अगर आप देयर फंक्शन एज एंटी कोआगुलेंट, बहुत सारे, जिस तरह से हेपरीन है, आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है जो लीवर और लंग्स के अंदर पाई जाती है और वो फंक्शन करती है एज ए एंटी कोआगुलेंट। उसके बाद है दे आर फंक्शन एज एंटीजन, उसका एंटीजन के तौर पे भी फंक्शन करते हैं। आप देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ब्लड ग्रुपिंग की हुई है, जो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ है, इनकी जो डिफ्रेंसिएशन होती है वो अगर हम देखें तो वो इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से होती है। दे आर कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्टिंग एज एंटीजन ऑन डिफरेंट ब्लड टाइप्स। ब्लड टाइप ए में जो है वो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट एज एन एंटीजन होता है, ब्लड टाइप बी में जो है वो डिफरेंट एंटीजन एज एन कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी तरह ब्लड टाइप जो ए बी है और ब्लड टाइप ओ है उनके ऊपर डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एज एन एंटीजन। उन्हीं एंटीजन की मदद से हम ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी क्रूशियल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद है दे आर एसेंशियल कंपोनेंट इन जेनेटिक मटीरियल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा डीएनए है, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जिसके अंदर हमारी सारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स का एक बुनियादी रोल है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हो, ये शुगर ना हो, तो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उस तरह से स्टोर ना हो सके। अगर आप देखें डीएनए को या आरएनए को, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके 3 बुनियादी पार्ट्स होते हैं। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, आर राइबोज शुगर इन आरएनए, और एक नाइट्रोजनस बेस होती है। ये जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है ये बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है 5 कार्बन एटम का, राइबोज होता है। और ये 5 कार्बन एटम का जो शुगर है, इट इज़ अ वेरी क्रूशियल रोल इन न्यूक्लिक एसिड। इसके बगैर न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता। तो दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस मिलेगी, लेकिन ये बहुत हमने इधर डिस्कस कर ली हैं। उसके अलावा अगर हम देखें इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो उसके हो गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसका क्या था उनके लिए। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। दे आर यूज एज रॉ मटेरियल फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, यानी कि मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोसेस किया जाता है और उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री है, जो कागज़ बनाने की इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स है। उसके बाद है यूज्ड इन फर्मेंटेशन। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को फर्मेंटेशन फीड स्टॉक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से दे आर यूज्ड इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री कहते हैं ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे बियर मैन्युफैक्चर की जाती हो, तो वहाँ पे मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करके
तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें अगर आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आई हैं, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस बात का जवाब दिया जाए। तो बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। इस लेक्चर से उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा, और हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह प्रोटीन्स के ऊपर होगा। तो इस चैनल को अगर आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो तभी आपको वो लेक्चर बआसानी या उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम ही आप सब लोगों का फ़ायदा हो। और अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।